हेलो बच्चे, और क्या हाल चाल। तो आज हम लोग आपके लिए लाए हैं सीबीएसई क्या क्लास 12 के लिए टारगेट बैच, जो बहुत अवेटेड वीडियो था। बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर सीबीएसई के लिए क्लास 12 के लिए लाइए। तो हम लोग क्लास 12 के लिए मैथ स्पेशल क्लास 12 के लिए मैथ स्पेशल, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो वीडियो बना रहे थे उसमें से हम लोग का वीडियो है क्लास 12 के लिए बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, और अभी जो है पहला वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं जो कि सीबीएसई क्लास 12 के लिए है, ठीक है। सीबीएसई स्टूडेंट के लिए, स्पेशली ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि खास करके इसमें हम कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्योंकि जो बिहार बोर्ड का जो लेवल है उससे हम बहुत आगे बढ़ के इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है, थोड़ा बहुत उसके बारे में। सिलेबस तो आप लोग सबको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम डायरेक्ट टॉपिक टू टॉपिक जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं उसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम का भी डेट आ ही गया है, और हम लोग के पास ऑलमोस्ट देखा जाए तो 75 डेज़ का टाइम बचा हुआ है ना। ऑलमोस्ट कहा जाए मैथ के एग्ज़ाम में 75 डेज़ का अप्रॉक्सीमेटली टाइम बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें से सिलेबस बहुत लेंदी है, ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस वास्ट है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि हम लोग का वीडियो का टाइम जो हो थोड़ा लेंदी हो जाए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर पे। तो पहले जो हम लोग शुरू करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। जो पहला आपका टॉपिक सिलेबस का है वहां पे क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। और ये मिला के आपको रिलेशन एंड फंक्शन मिला के आपके जो बोर्ड में आने वाला है वो आपका 80 मार्क्स में से आउट ऑफ 80 मार्क्स आपका 8 मार्क्स जो है ये कंटेन करता है। कितना करता है, 8 मार्क्स कंटेन करेगा कौन, आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो है आपका 8 मार्क्स कंटेन करेगा। इसमें से आप यकीन मान लीजिए, निश्चित है कि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स, यूँ कहा जाए 5 मार्क्स का ही जो लेंदी क्वेश्चन आएगा आपका 5 मार्क्स का, समझो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा इसमें से। फिर हो सकता है कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया रहे, ठीक, और इस तरह से कोई 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछ देगा कहीं पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका कहा जाए ऑन एवरेज 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। या तो 4 मार्क्स यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे 3 मार्क्स कर देगा, या 5 मार्क्स का होगा तो यहाँ पे 2 मार्क्स कर देगा, इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेगा। मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका कौन रहेगा, रिलेशन एंड फंक्शन से रहेगा। जहाँ तक अभी तक का जो पैटर्न देखने को मिला है वो ये रहा कि अगर मान लो कि 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ रहा होगा, तो इसमें और करके जो क्वेश्चन देता है तो उसमें से एक क्वेश्चन रिलेशन से दे देता है और में दूसरा क्वेश्चन फंक्शन से उठा देता है। इसका मतलब है कि रिलेशन या फंक्शन में से कोई एक क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना होगा 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहां भी और दिखाई पड़ेगा तो कॉम्बिनेशन में आपको रिलेशन के साथ क्या दिखाई पड़ेगा, फंक्शन का क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई बच्चा का रिलेशन पर भी अच्छे से कमांड है तो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन टैकल कर सकता है, समझ में, मतलब मेरा कहने का यही मतलब था। या किसी बच्चे का फंक्शन अच्छा है तो वो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो हम लोग पहला जो क्लास डील करने वाले हैं, क्योंकि ये 8 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि बारी बारी से दोनों टॉपिक को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होगा वो रिलेटेड टू होगा किसके, रिलेशन की। तो रिलेशन क्या है इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत 11th क्लास में, थोड़ा बहुत क्या, अच्छा कुछ खास डिटेल में ही देखा जाए तो 11th क्लास में आपको ये टॉपिक दिया हुआ है रिलेशन के बारे में। तो हम यहाँ पे जो हमारा जो पढ़ाई का मोड होगा वो ये होगा कि हम बेसिक बातें भी कुछ सीखेंगे। कुछ क्लास में एक क्लास जो होगा हम लोग जनरली बेसिक बात पे ही देंगे एक वीडियो, और उससे रिलेटेड जो है सेकंड वीडियो में डिटेल में क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है कि अगर एक ही वीडियो में हमको कुछ ज़्यादा मतलब थ्योरी पार्ट ना रहा हो तो हम क्वेश्चन ही देख लिया करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उस पर, ठीक है। तो मेरा मेन मोटो रहेगा कि इजी क्वेश्चन से लेके डिफिकल्ट क्वेश्चन तक, जो 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आता हो आपके एग्जाम में वो भी आप टैकल कर पाएँ यहाँ से, ठीक है। तो आइए, तो हमारा जो मेन मकसद क्या है कि
एक बार उसको रिवाइज कर लेना है, बेसिक उसका जो थ्योरी पार्ट है, और उसके बाद उस पर अच्छा न्यूमेरिकल्स को सम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपके बारे में पूछा जाए कि रिलेशन, यहाँ पे पहला टॉपिक क्या है आपका, रिलेशन, तो हम थोड़ा बहुत 10 मिनट हमें बेसिक की बात करते हैं। तो रिलेशन आपको जैसा पहले बताया कि ये 11th का टॉपिक भी था, 11th में भी आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, पहली बात तो ये है। रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, किसके किसके बीच में, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी, अगर ए और बी दो सेट है, कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। क्या बोल रहे हैं कि ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन ऐसे कहो, देन आर ये सबसेट ऑफ क्या चीज, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये सब 11th का टॉपिक है, हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, बस बेसिक बेसिक बात कर दिए, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब बात कीजिए कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है। टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन थोड़ा तेजी से चल रहे हैं क्योंकि ये बेसिक सब चीज है। इसमें से जो हम 11th क्लास में या जो बेसिक बेसिक जो टाइप्स है वो क्या है, तो पहला है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक। दूसरा क्या होता है, हम बात करेंगे बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा क्या है आपका, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ये तीन रिलेशन जो बेसिक रिलेशन में से है, ये तीनों है। अच्छा, अब आगे हम बात करेंगे इसके बाद क्या रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये तो 12th का पार्ट हो गया जो आपको डिटेल से पढ़ना ही है, ठीक है। तो पहले हम इस तीनों को समझते हुए खत्म कर देते हैं, फिर उसमें हम आते हैं, ठीक है। ये सपोज कीजिए, मान लीजिए कि कोई एक सेट है ए में हम क्या लिए इसमें से, इसे मान लो हम लिए 1 और 2, ठीक है। और सेट बी बनाए, इसमें हम क्या ले लिए, मान लो 3 और 4 ले लिए। कोई डाउट्स बात पे है, दो सेट ले लिए ए एंड बी, ए है 1 2, बी है 3 4। चलिए, तो हम बात एक रिलेशन लिखना चाहते हैं आर सच दैट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि किसे किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। वेयर सच ऐसे लिखो, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए प्लस बी एंड ए प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है। ये एक रिलेशन बनाए हम। तो जरा बताइए क्या बोल रहे हैं कि ए बी, एक रिलेशन आर को हम डिफाइन कर रहे हैं किसे किसके बीच में, ए से बी के बीच में। ये ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ये आप लोग समझते होंगे। तो ये ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। हम यहाँ पे इस दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक रिलेशन आर को डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। कैसा रिलेशन है कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, 5 है। तो अब आप ही बताओ कि इस आर में जो है कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। तो आर में क्या क्या आएगा बताओ, तो 1 से 4, तो क्या बोलोगे 1,4, ठीक है। और क्या आएगा 2 से 3, ठीक है। कोई डाउट बात पे। तो यहां पे हम क्या पढ़ते हैं इसको, 1 रिलेटेड टू 4, ठीक है, एंड 2 रिलेटेड टू 3। कोई डाउट बात पे है। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, 1 रिलेटेड टू 4 एंड 2 रिलेटेड टू 3। कोई डाउट मन में। यहाँ पे याद रखिएगा कि इस रिलेशन में जो है 1 और 2 जो है डोमेन कहलाता है। डोमेन ऑफ आर क्या हुआ बताइए, 1,2। और रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा बोलो, 4,3 या 3,4। मतलब आगे वाला जो है का, जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं सेट के रूप में जब लिखते हैं, तो यहाँ पे जो आगे वाला जो देखो यार, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, याद होगा आप लोग को। तो ऑर्डर्ड पेयर में से पहला एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है, और सेकेंड जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, उसका रेंज होता है। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हम बताए। कोई डाउट इस बात पे, इसके बारे में था, रिलेशन के बारे में। किसी को कुछ उतारना है तो इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं इस तीनों रिलेशन के ऊपर बारी बारी से, ठीक है। ये था रिलेशन का बेसिक, ये क्या था आपका रिलेशन का बेसिक, ठीक है। चलिए, इसको उतारना उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आ जाइए अब, तो हम इसी एग्जाम्पल पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलिए, अब ऐसे मान लो कि हमको पहले डिफाइन करना है किसको,
एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन करना है। पहला क्या है, पहला मान लीजिए एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन को हमको डिफाइन करना है। एम्प्टी रिलेशन, तो एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन करना है तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर r इक्वल टू 5 हो जाए, r इक्वल टू 5 हो जाए, मतलब उस रिलेशन में एक भी एलिमेंट ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। सर इसका एग्जांपल क्या होगा, चलो इसी से बात करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि r डिफाइन कर रहे हैं, r डिफाइन फ्रॉम a टू b, इसको कैसे पढ़ते हैं, r डिफाइंड फ्रॉम a टू b, a कॉमा b है ये, सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b एंड a प्लस b ग्रेटर देन 8। ठीक है, a प्लस b ग्रेटर देन 8। अब आप ही बताओ कि यहाँ पे जब हम कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं a और b के बीच में, जैसे मान लो 1 से 3 लिए तो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 ही हुआ। 1 से 4 लिए तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करने आता है ना जी। क्या करते हैं यहाँ पर से, यहाँ पे a ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, b ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया। तो 1 से 3, 1 से 4, 2 से 3, 2 से 4 करते हो ना। तो चाहे 1 3 लो, दोनों का सम कितना आया, 4 ही आया। तो लेस देन 8, तो 8 से कहाँ बड़ा हो पाया, ग्रेटर देन 8 तो नहीं हो पाया। अच्छा 2 से 3 लो तो 2 3 कितना हुआ, 5 हुआ। 2 से 4 लो भी 6 हुआ। 1 से 4 लो तो भी 5 ही हुआ। तो इसका मतलब है कि आप चाहे जो भी a क्रॉस b लिख दीजिए, a क्रॉस b में क्या क्या आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 3 आएगा और 2 4 आएगा। लेकिन कोई भी इसमें सम जो है आपका ग्रेटर देन 8 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि R कैसा रिलेशन है, इसमें से कितना एलिमेंट आया, 5 एलिमेंट आया। तो ये कैसा रिलेशन कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। कोई डाउट्स बात पे है, तो जो रिलेशन है a और b के बीच में कैसे डिफाइन हुआ, इट 5 हो गया। ठीक है, कोई डाउट मन में। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। कोई डाउट्स बात पे। चलिए अब आगे बात करते हैं इसको, जैसे नोट डाउन करते चलिए उसके बाद बात करते हैं अब यूनिवर्सल रिलेशन। ये सब बेसिक चीज है, इसे खत्म करते चलो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो दूसरा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, सपोज करो फिर से एग्जांपल उठा लेते हैं वही वाला। a बराबर क्या है, 1 2, अब b बराबर क्या है, मान लो 4 5, कुछ भी ले लो अपने मन से। अब एक रिलेशन r डिफाइन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ, a एंड b के बीच में, सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b। चलिए एक काम कर लेते हैं, क्या लिख देते हैं, a प्लस b ग्रेटर देन 2, a प्लस b, या ऐसे करो a प्लस b लेस देन 7, लेस देन इक्वल टू 7। चलिए ठीक है, या 8 कर लो ना, ज़्यादा अच्छा है, तो 7 दो कोई चलेगा, लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप इससे a क्रॉस b लिखिएगा, चलिए a क्रॉस b लिखना शुरू किए तो a क्रॉस b में क्या क्या लिखिएगा जरा बताइए तो, क्या क्या आएगा, 1 4 1 5 2 4 2 5, है ना, हाँ कि नहीं, बोलो जरा। अब तुम जितना भी देखोगे इसमें से जो भी आप यहाँ पे लिखाइएगा तो a प्लस b ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 7 है। देखो यहाँ पर से 4 प्लस 5 लेस देन 7 हो गया, 1 प्लस 5 लेस देन 7 हो गया, 2 प्लस 4 लेस देन 7 हो गया, 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 7 हो गया, है कि नहीं। इसका मतलब जो r आया, ये जो r हो गया ये किसके बराबर आ गया, r में क्या क्या एलिमेंट आ गया, r में पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा, 1 4 1 5 2 4 2 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि r बराबर क्या हो गया, a क्रॉस b। तो जब r बराबर a क्रॉस b हो जाए, क्या बोल रहे हैं, जब r बराबर a क्रॉस b हो जाए तो इसका मतलब वो रिलेशन कैसा कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। जब r इक्वल टू क्या हो जाए, a क्रॉस b हो जाए तो रिलेशन कैसा कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। कोई डाउट्स बात पे है अभी आप लोग को।
तो अब क्या सीखे अभी तक में कि एम्प्टी रिलेशन क्या है। अगर r इक्वल टू 5 हो जाए, ध्यान से एक बात सुन लो, फिर से नोट डाउन कर लो यहाँ पे कि r इक्वल टू 5 हो जाए तो रिलेशन क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। अगर r इक्वल टू a क्रॉस b हो जाए तो कैसा कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहाँ से आपका जो है, अच्छा एक बात याद रखना कि यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में देखो, यहां पर से ध्यान दो आप। चलिए इसको सबको हम इरेज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी थ्योरी पार्ट को खत्म करो। ऐसा ना हो कि थ्योरी पार्ट बहुत लंबा हो जाए, बस इसी में टाइम चला जाए। अच्छा चलो ठीक है, जो बच्चे खासकर न्यू जुड़ रहे हैं हमसे, कम से कम वो कुछ सीखे, इसलिए हम थोड़ा थ्योरी को थोड़ा डिटेल कर रहे हैं। नहीं तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे भी आ सकते थे, अच्छे क्वेश्चन पे, लेकिन है क्या कि अगर हम क्वेश्चन पे डायरेक्टली चले जाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, तो जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो समझ में आएगा, लेकिन जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनको समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो बात करते हैं क्या चीज़ कि अब से यहाँ से शुरू करो आइडेंटिटी रिलेशन। चलो आ जाओ। तो अब जो टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया आपके पास, क्या क्या है देखो। पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अब समझते चलो क्या क्या होता है ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। हम समझाते चले जाते हैं, उतना आप तो बुक से भी देख लीजिएगा डिफिनेशन इसका। ध्यान देखो, इसे मान सपोज करो कि कोई एक सेट ए है, ए बराबर दे रखा है 1 2 3, ठीक। अब कह रहा है क्या चीज कि एक रिलेशन आर आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है इन सेट ए। क्या बोल रहे हैं कि ए रिलेशन आर इज सेड आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए इफ आर इक्वल टू a comma a where a belongs to a for all a, मतलब सॉरी गलती हो गया, क्या बोल रहे थे कि इफ r इक्वल टू, r कहां से कहां डिफाइंड है, a comma a से, सच दैट a belongs to a, ऐसे लिख दो इसे, तो a comma a सच दैट a related to a for ऑल ए बिलोंग्स टू ए। चलिए ऐसे समझो, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो कि एक रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है अगर उसका सारा का सारा एलिमेंट, मेरी बात ध्यान से कोशिश करना सुनने का, उसका सारा का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कोई एक रिलेशन आर है, उसमें वो आइडेंटिटी रिलेशन कहला जाएगा। कब कहला जाएगा, जब उस सेट का, जिस सेट से हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं, उसका हर एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से रिलेटेड हो, सिर्फ अपने ही एलिमेंट से रिलेटेड हो। याद रखिएगा, जैसे कहने का मतलब क्या है, और उसका हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। बात समझना, इसे मानो सपोज करो कि R1 बराबर हम लिख रहे हैं सेट यहाँ पर से 1, 1, 2, 2। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, बट इस रिलेशन में R1 में 3 रिलेटेड नहीं है, किससे, 3 से। हेंस R1 इज नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, फिर सुनो मेरी बात, तो क्या बोले हम कि यहाँ पे 1, 1 तो रिलेटेड था आपस में, 2, 2 भी रिलेटेड है आपस में, लेकिन हम क्या बोले, हर एक एलिमेंट आपस में आपसे रिलेटेड होना चाहिए। तो 3 को भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 से रिलेटेड नहीं है, इसलिए R1 जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल बात करते हैं, मान लो R2 ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 3। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बात है, यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है ना। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो दूसरे से भी रिलेटेड हो गया है। हम क्या बताए थे कि आइडेंटिटी तभी होगा जब ए रिलेटेड टू ए हो ओनली। ठीक है, अगर ए रिलेटेड टू ए नहीं होके ए रिलेटेड टू बी हो जाए तो तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी हो, मतलब आपस में ही होना चाहिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। कहने का मतलब ये है कि दो एलिमेंट अपने आप में ही
जो एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होता है, जो एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो और उस सारा का सारा एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, इस सेट से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि 1 रिलेटेड टू 3 हो गया, 1 रिलेटेड टू 3 हो गया, बट 1 नॉट इक्वल टू 3 है, ठीक है, मतलब दोनों आपस में सेम होगा तभी रिलेटेड होना चाहिए, ठीक ना। तो सीधा सी मतलब ये हो गया, कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप लोग। हम क्या कहना चाहे कि अगर किसी रिलेशन में हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होगा तो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। किसी और से रिलेटेड हो गया तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सर होगा कौन फिर, तो यहां पे देखो इसलिए ऐसे लिखो R2 इज नॉट आइडेंटिटी। चलिए अब एक R3 लिखते हैं। R3 में हम कर रहे हैं 1,1 2,2 3,3, ठीक है। तो यहां पे देखो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। क्या कोई और एलिमेंट किसी और एलिमेंट से रिलेटेड है, नहीं ना। इसका मतलब क्या हो गया कि R3 इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन को आई आर से भी डिनोट करते हैं, या आई ए कह दो ना भाई, ए से डिफाइंड है, तो ऐसे लिखो कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए को कैसे लिखते हैं, आई ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आई ए भी लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कि अगर किसी सेट में हर एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो, सिर्फ अपने आप से रिलेटेड हो, सिर्फ अपने आप से रिलेटेड हो, तो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। हम जान के अपना बेसिक आपको ध्यान दे रहे हैं। चलिए आइए इसके बाद बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट सेकंड वाला। चलो इसको मिटा रहे हैं हम जल्दी से। चलिए सेकंड में आ जाइए, रिफ्लेक्सिव। ऐसा होगा अगर ज़्यादा लेंथी हो गया तो फिर इसको नेक्स्ट पार्ट में इसको क्वेश्चन बांट देंगे। हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन अभी डील करने के लिए। आ जाओ, रिफ्लेक्सिव, जो जानते हो उसको थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड कर देना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, चलो उसको जल्दी जल्दी अब खत्म करते हैं इसको थोड़ा तेजी से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन के साथ, मतलब खुद से तो खुद का अटैच होना ही चाहिए, लेकिन किसी और से भी अगर रिलेटेड हो गया, मतलब खुद से तो रिलेटेड हो ही हो, किसी और से भी रिलेटेड हो गया तो चलेगा। मतलब क्या है, ऐसे समझो यहाँ पे कि अगर ए बराबर दे रखा है 1 2 3 और एक रिलेशन है R बराबर 1 1 2 2 3 3 1 3। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, तुम बोलोगे हाँ, 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, और यहाँ पे 1 3 आ गया। देखो अगर ये 1 3 नहीं होता तो क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन बन जाता है, लेकिन अगर 1 3 है, एक्स्ट्रा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई डाउट्स मन में है यहाँ तक? चलिए देखिए, इसे मानो सपोज करो कि एक R1 हम डिफाइन कर रहे हैं, R1 बराबर 1 1 3 3 2 3 ऐसे दिया हुआ है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? देखो यहाँ पर से क्या हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, प्लीज को देखो 1 1 है, 3 3 है, लेकिन क्या 2 2 है, ऐसे लिखोगे 2 डज नॉट रिलेटेड टू 2, हेंस R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। डॉट मन में है, तो इससे चलते चलिए फटाफट। तो इसका मतलब है कि ए से रिलेटेड होना ही चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कुछ और होगा तो चलेगा। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन में फर्क समझ में आया? आइडेंटिटी में सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होता है और रिफ्लेक्सिव में अपने आप से तो रिलेटेड हो ही, उसके साथ किसी और से भी हो गया तो चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस बात को याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे से, देखो ध्यान से सुनो, क्या कहना चाहें हम यहाँ पे कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो याद रखिएगा इस बात को कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन इसका वाइस वर्सा सही हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता। मतलब कि अगर 1 1 2 2 3 3 जैसे वहाँ सपोज करो, अगर यहाँ पे कोई एक रिलेशन दे दिया है R3 बराबर 1 1 2 2 और 3 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। कोई डाउट है मन में? लेकिन इसके सिवा कुछ और लिख दिया तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। चलिए मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी कीजिए आगे फटाफट बढ़िए आगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गया, चलिए जल्दी से मिटा रहे हैं, आगे बढ़िए। याद रखना इसका वाइस वर्सा सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ट्रू हो भी सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता है। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कब होगा? जब हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी भी हो जाएगा, लेकिन इसके सिवा कुछ और से रिलेटेड हो गया तो रिफ्लेक्सिव तो रहेगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। चलिए अब दूसरा हो गया, तीसरा में आ जाइए, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन जल्दी जल्दी 23 सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? चलिए जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि इफ ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है और बी भी ए से रिलेटेड है तो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। देन रिलेशन इज सिमेट्रिक, देन आर इज सिमेट्रिक on A where A comma B belongs to A, ठीक है। इसको यही है इसका डिफिनेशन। If A related to B implies B related to A, then R is symmetric on A where A comma B belongs to A। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा जल्दी। इसे मान लो कि R बराबर दे रखा है 1 2, चलो सर ऐसे तो डिफाइन कर लो इसको। इसे मान लो यहाँ पर से A बराबर दे रखा है 1 2 3 और एक रिलेशन R है कि 1 2 2 1, तो क्या ये सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है? तो देखो ध्यान से, हमको सबसे मतलब नहीं है, हमको अगर A और B मिल रहा तो उसका उल्टा भी मिलना चाहिए, बस हमको ये मतलब है। हमको 3 नहीं खोजना 3 है कि नहीं है। अगर 3 किसी से रिलेटेड होता तो हम खोजते कि 3 से कौन रिलेटेड है, समझ में आ रहा है बात। लेकिन यहाँ पे तो 3 किसी से रिलेटेड है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 भले रिलेटेड है किससे, 1 से, तो हम खोज रहे हैं कि क्या इसका उल्टा सही है। देखो 1 रिलेटेड टू 2 और 2 रिलेटेड टू 1, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? बस इतना याद रखना कि इफ ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। चलो इसे मान लो कि R1 का रिलेशन लेते हैं, हम क्या लिखे हैं 1 2 2 1 3 2। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 मिल गया, चलिए ठीक है। यहाँ पे 3 2 है, क्या इसका उल्टा 2 3 मिला? सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, 1 2 का उल्टा 2 1 मिल गया ना, मतलब ए बी मिला बी ए मिला, तो क्या 3 2 है तो क्या इसका उल्टा 2 3 मिल रहा है, नहीं ना। तो क्या लिखोगे कि सिंस 3 रिलेटेड टू 2 बट 2 डज नॉट रिलेटेड टू 3 हैंस R1 इज नॉट सिमेट्रिक। जिसको आता है भाई वो तो तेजी से फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देखते चले जाइएगा, ठीक है। हम सबके लिए बता रहे हैं जो बच्चा की मतलब इसका कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको सीख पाए, ठीक है। चलिए आइए, अथवा तेईस से हम भी बता रहे हैं, हमको पता है क्योंकि टाइम का देखते हुए हमको उसको पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए आइए, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप समझते हुए चल सके। तो जो बच्चा थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा इसको स्पीड लग रहा होगा, थोड़ा उसको बार बार रिपीट करके सुन लेना उस बात को, और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट बचा क्या चीज, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहलाता है? यह कहता है कि इफ ए रिलेटेड टू बी, ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या कहना चाह रहा है कि यदि आपको दिखाई पड़ रहा है कि ए बी से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है बात, एंड बी रिलेटेड टू सी, बी भी सी से रिलेटेड है, ये भी आपको दिखाई पड़ रहा है, देन आप खोजिए कि ए रिलेटेड टू सी है कि नहीं है। देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यदि ए
2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो हम खोजेंगे 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ये सपोज करो वेयर, ऐसे लिख दो ए बी सी बिलोंग्स टू ए। चलो देखो ध्यान से, ये बिलोंग्स टू का साइन है भाई, बाद में मत करना, एप्सिलॉन नॉट दे दिए सर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, देखो ऐसे मान लो कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि ए बराबर कोई सेट ले लेते हैं, ए 1 2 3। हम यहाँ पे एक रिलेशन आर को डिफाइन कर रहे हैं, 1 2 2 3 1 3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसको समझना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो हमको आगे पीछे करके भी समझना होगा भाई, हर एक चीज़ को देखना होगा, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ में आ रहा है तुमको कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 भी 3 से रिलेटेड है ना। देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है और 1 भी 3 से रिलेटेड है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन एक बार और गौर से देख लेते हैं, एक बार कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। यहाँ पे देखो, जैसे ध्यान से समझो, यहाँ पे कोई ऐसा टर्म जो छूट रहा हो, ऐसा देखो कैसे पहचानेंगे इस चीज़ को कि जिसका लास्ट हो रहा है, क्या वहाँ से कोई शुरू हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 पे लास्ट हुआ, 2 से शुरू हो रहा था तो पात ऐसा देख लिए। यहाँ पे एक शुरू लास्ट खत्म हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है, तो 3 से शुरू हो रहा है, कोई नहीं शुरू हो रहा। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये ट्रांजिटिव हो गया। चलिए ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। सर कैसे नहीं होगा या समझाइए। चलो देखो ध्यान से समझो, ऐसे मान लो यहाँ पे R1 बराबर दे रखा है 1 2 2 3। चलिए आपको मिल गया 1 3 और एक लिख दिया 3 2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ऐसे यहाँ पे मान लो कि 1 2 है, 2 3 है, तो पहला यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से शुरू हो रहा। ठीक है, तो हम पहला से लास्ट में चले गए, 1 3 मिल गया हमको। या यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 है, देखो तो यहाँ पे 1 2 है पहले से। समझो, आगे पीछे के सोचते चलो, समझ रहे ना। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे मिल गया इसका, तो क्या ये ट्रांजिटिव हो गया। यहाँ पे एक बार गौर से देखो, ध्यान से देखो, इसलिए बोलते हैं कि आगे पीछे सब चीज़ देखो। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ से यहाँ और यहाँ देखें, तो 2 3 है, 3 2 है। यहाँ पे मेरी बात सुनिए ध्यान से, क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ आगे पीछे भी करके देखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे 2 3 है और 3 2 है, मतलब 2 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 2। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2 रिलेटेड टू 2 होना चाहिए था, बट 2 does not related to 2, hence R1 is not transitive। मतलब एक भी केस अगर छूट गया, एक भी जगह गलत हो गया, इसका मतलब गलत हो गया। ठीक है, कोई डाउट मन में यहाँ तक। देखो ध्यान से सुनो, पहली बार देखने से लगा के हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से बात समझ लीजिए। 1 2 से रिलेटेड था, 2 3 से रिलेटेड था, तो हमको 1 और 3 मिल गया। ठीक है, हम आगे यहाँ भी चेक कर रहे हैं, 1 3 से रिलेटेड था, 3 2 से रिलेटेड था, तो 1 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है। हमको लगा कि हमारा काम तो हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम लेकिन इसको और इसको देखते हैं तो 2 3 से रिलेटेड है और 3 2 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब इसको बीच में मिडिल ब्लॉक को गैप करो, तो यहाँ पे पहला और लास्ट भी होना चाहिए था, लेकिन 2 2 कहीं पे है नहीं है, इसका आंसर ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अच्छा, एक बात हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर आपको इसी क्वेश्चन में 2 2 दे देता, मान के चलो अभी भी यहाँ तक होने के बाद कि ट्रांजिटिव तो ये नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि चलो हम आपको दे दिए क्या चीज़, हम फिर से लिख रहे हैं दोबारा, इसी में मत जोड़ देना, कि अगर आपको हम 2 2 दे भी दिए तो क्या एक ट्रांजिटिव होगा, इसका जवाब दो। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 2 है, 2 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 2 तुमको 3 2 मिल गया ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करो कि अगर इसको हम आगे लेके चले जाएं, इसको पीछे लेके चले जाएं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात, इसको आगे लिख दें, 3 2 को आगे लिख दें और 2 3 को पीछे लिख दें, तो इसका मतलब तुमको 3 2 मिला, 2 3 मिला, मतलब A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C। क्या A रिलेटेड टू C है तुम्हारे पास, 3 रिलेटेड टू 3 है कहीं पे भी नहीं ना है। इसका मतलब अभी भी ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए तुमको, 3 3 भी होना होगा। तो इस तरह से आपको खोजना पड़ेगा, समझ में आ रहा है बात, आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि अगर हम ये चीज़ भी दे दिए, पहले तो हम ये चीज़ दिए नहीं थे आपको, 2 2 नहीं दिए थे, तो इसका मतलब आंसर तो नहीं था। लेकिन अगर 2 2 दे भी दिया गया तब पर भी ट्रांजिटिव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे 3 3 नहीं था। तो इसका मतलब आपको आगे पीछे करके देखना होगा, ठीक ना, कि कहीं किसी का पेड़ छूट तो नहीं रहा। अब आप खोजते रहना बैठ के, थोड़ा थोड़ा मेहनत करना, ठीक है। हम तो आपको बेसिक समझा दिए। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन का बेसिक। अब होता क्या है यहाँ पे समझो, चलो मिटा दें। एक चीज़ और हम खाली बता देना चाहते हैं। इसे मान लो सपोज करो ट्रांजिटिव में, तो ट्रांजिटिव जो है थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ट्रांजिटिव ही आता है। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कोई रिलेशन एक आर है, यहाँ पे लिख दिया 1 2 और यहाँ पे लिख दिया 1 3, ठीक है। ध्यान से मेरी बात समझिए, क्या लिखे 1 2। अच्छा, कोई रिलेशन सिर्फ R1 है, ये R2, R2 को लिख दिया हम खाली 2 2, ठीक है। अच्छा, और एक R3 लिख रहे हैं 1 1 2 2 3 3। अच्छा, ये बताओ इसमें से कौन ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? आप कहोगे नहीं है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव है? आप कहोगे नहीं है। ये ट्रांजिटिव है? आप कहोगे नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि ये तीनों ट्रांजिटिव है। सर ये क्या हो गया? आप तो बोले थे ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तब ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। हाँ, हम क्या बोले हैं? ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तब हम खोजेंगे ए रिलेटेड टू सी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो से रिलेटेड है, तो क्या दो किसी और से रिलेटेड है? जब किसी और से रिलेटेड है ही नहीं, जब किसी और से रिलेटेड है ही नहीं, मतलब ए रिलेटेड टू बी मिला लेकिन बी रिलेटेड टू सी हमको मिल ही नहीं रहा, तो हम कैसे कहेंगे कि यहाँ पे ए रिलेटेड टू सी चाहिए हमको? इसका मतलब क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। सेम चीज यहाँ पे समझो, एक दो से रिलेटेड है, क्या दो किसी और से रिलेटेड है? नहीं। इसका मतलब जब ए बी मिला और बी सी मिला ही नहीं हमको, तो हमको ए सी खोजने का जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये तो हो गया। जैसे 1 3 से रिलेटेड है, क्या 3 किसी और से रिलेटेड है? नहीं, किसी से नहीं है। इसका मतलब हमको ए बी मिल रहा, बी सी मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या कह देंगे? इसका मतलब हमको ए सी का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। मतलब 1 किसी और से रिलेटेड ही नहीं, 2 किसी और से रिलेटेड ही नहीं, ये 3 किसी और से रिलेटेड ही नहीं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो एक दो बार इसको फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा आगे। हमको लगता है थोड़ा लेंदी वीडियो तभी ही हो गया होगा, फिर भी चलो थोड़ा देर और। तो इक्विवेलेंट, एक लगता है पूरा का पूरा क्लास जो हो गया मेरा थ्योरी पार्ट ही रह गया हो गया। चलो जल्दी कीजिए, जल्दी देखिए, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, क्योंकि इसको फिर अपलोड करने में वीडियो भी ना बहुत टाइम लग जाता है ना। फिर आया देखो, इसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। मतलब तीनों साथ में, तभी क्या कहलाएगा? वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अब चेक कर लीजिएगा तीनों का, आपको तो पता ही है, हम क्वेश्चन पे आएंगे इस पे। इसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है वो है इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। जो इसमें से सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को खुद भी क्लियर नहीं होते और बच्चे को भी अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। वो क्या है? इक्विवेलेंस क्लास। चलिए देखिए यहाँ पे, आइए इसको मिटा रहे हैं हम। इसका एग्जाम्पल हम लोग बाद में करते रहेंगे, अभी देखते रहेंगे जब हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि क्वेश्चन जब आपको 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का पूछेगा तो उसमें क्या पूछता है? इक्विवेलेंस क्लास को ही ऐड करता है।
इक्विवेलेंस आपको रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना होता है हाफ पार्ट में, और हाफ पार्ट में आपसे टैग में पूछ देता है 1 नंबर में या 2 नंबर भी दे सकता है जो भी, कि इक्विवेलेंस क्लास बताइए उसका क्या होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या है, देखो ध्यान सुनो। जैसे मान लो कि कोई एक रिलेशन है R ऑन सेट A, ठीक है, एंड A कोई एलिमेंट है जो कहां से बिलोंग करता है, सेट A से बिलोंग करता है। देन देखो इफ R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, ऐसे लिख दो, इफ R इज अ, चलो अच्छे से लिख देते हैं, क्या बोल रहे हैं कि इफ R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है बाबू, थोड़ा देख लेना, मैनेज कर लेना, क्या करें अब तो सुधरने वाला है नहीं। इफ R इज अ रिलेशन, इसलिए बच्चे में मम्मी पापा बोलते हैं कि अच्छे से लिखो अच्छे से लिखो। आ जाओ, इफ R इज अ रिलेशन ऑन सेट A एंड A बिलोंग्स टू A, मतलब A कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, मतलब इससे एम्प्टी ना हो, नॉन एम्प्टी सेट हो, एंड A बिलोंग्स टू A, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, किसका, कौन सा एलिमेंट का होता है इक्विवेलेंस क्लास, याद रखिएगा, ऑफ A इज डिफाइंड एज द एलिमेंट रिलेटेड टू A, द एलिमेंट रिलेटेड टू A, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इक्विवेलेंस क्लास को इस तरह से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जो एलिमेंट A से रिलेटेड होगा, जो जो एलिमेंट A से इस रिलेशन में रिलेटेड होगा, वो क्या कहलाएगा, उसका इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। इसको मैथमेटिक जैसे लिखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, क्या चीज, XA, X आगे होगा क्योंकि X रिलेटेड है A से ना, सेट ऑफ ऑल XA सच दैट X रिलेटेड टू A, X रिलेटेड टू A वेयर X बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू A। समझ में आया बात? कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या हुआ, तो इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट का, वो सारा एलिमेंट का सेट होता है। यहां पर ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट कर दो, डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट, द सेट ऑफ द एलिमेंट रिलेटेड टू A। मतलब क्या बोले कि इक्विवेलेंस क्लास जो है किसी भी एलिमेंट का, वो होगा कि जो जो एलिमेंट उस एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो। वो जिससे रिलेटेड का बात नहीं बोल रहे हैं, जो जो एलिमेंट उससे रिलेटेड हो। मतलब कि अगर x A से रिलेटेड है तो x क्या बन जाएगा, A का इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा। मतलब x रिलेटेड टू A होना चाहिए, x रिलेटेड टू A होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x क्या कहलाएगा, उसका इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा, ठीक है। तो इसको आप कुछ डाउट होगा तो अभी क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जहाँ पे कि हम आपको सब दिखाएंगे कि कैसे इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, इसका कैसे कैसे क्या चीज़ सब कुछ निकालते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। मेरे ख्याल से ऑलरेडी बहुत सारा लंबा वीडियो हो चुका है, फिर भी चलो ठीक है 10 मिनट 15 मिनट इस पर बात करते हैं। आइए, तो क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम हूबहू, जो मतलब बेसिक क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत दे दोगे और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी जो आपके लिए काम आए। तो इसे मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल दे रखा है कि R, ऐसे क्वेश्चन है कि इफ R इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट x प्लस 2y इक्वल टू 8 is a relation
ऑन n, देन आसान क्वेश्चन है तो, देन राइट द रेंज ऑफ r, देन राइट द रेंज ऑफ r। ठीक है, तो चलो हम इसमें बात करते हैं इसका रेंज निकालने के लिए। तो हम आपको रेंज और डोमेन सिखाए थे कि आगे वाला डोमेन होता है, पीछे वाला क्या होता है, रेंज होता है। तो यहाँ पे बताओ कि रिलेशन कैसे डिफाइंड इसमें बताओ। तो यहाँ पर से यहाँ पर डिफाइंड है कि x प्लस 2y बराबर क्या होता है 8, और x और y कहाँ से मिलोगे। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना रिलेशन फंक्शन का, बच्चा देख के डर जाता है। क्यों डर जाता है? इस तरह का स्टेटमेंट देखता है, पढ़ ही नहीं पाता है। तो पढ़ना सीखो पहले। क्या बोल रहा है कि इफ r क्या है, एक रिलेशन है। कैसे डिफाइंड है? एक्स वाई के बीच में डिफाइंड है, सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, और एक्स वाई कहाँ से लेना है? नेचुरल नंबर से लेना है। भाई एक्स वाई तो कुछ भी हो सकता था ऐसे, लेकिन वो लेना कहाँ से है? नेचुरल नंबर से लेना है। ठीक है, तो हमको बता रहा है कि डोमेन और रेंज बताओ। इसका मतलब एक्स और वाई का जो जो वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाएंगे वो डोमेन और उसका क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। समझ में आ रहा बात? इसे समझो यहाँ पर से। देखो हमको क्या करना है, हमको लेना है y को और x को, दोनों को नेचुरल नंबर रखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर से, तो 2y बराबर क्या होगा, सॉल्व करो इसको। 2y बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स बाई 2। अब आप ही बताओ कि नेचुरल नंबर से x भी बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से y भी बिलोंग करता है, तो x का वैल्यू कहाँ से ले सकते हो आप? 1 से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप x का वैल्यू 1 ले लोगे, ध्यान से मैं बता दूँ, कैलकुलेशन करो। अगर x का वैल्यू 1 ले लिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/2। क्या 7/2 नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब x का मान क्या लेना होगा आपको? 2 लेना होगा। तो अगर x का मान आप 2 लेते हैं तो y का मान क्या निकल जाएगा? 2 पुट करिए इसमें से, 8 माइनस 2/2 कितना हो गया? 3 हो गया। देखो 3 नेचुरल नंबर है। उसी तरह से मान लो x का मान फिर से 4 ले लोगे तो y का मान क्या हो जाएगा? 4 माइनस 8 माइनस 4/2 कितना आ गया? 2 हो गया। और x का मान अगर मान लो 6 ले लेते हो तो y का मान क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 1 हो गया। और अगर मान लीजिए x का मान आप 0 ले लेते हैं, अच्छा सॉरी 8 ले लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर तो 0 हो गया। क्या 0 नेचुरल नंबर होगा? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि इसको हमको एलिमिनेट कर देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर से क्या क्या आया जरा बताओ कि x का क्या आया। तो आपको अगर r में लिखना होगा तो r में कैसे कैसे लिखोगे? 2,3 XY लिख के, तो 2,3 का इसको क्या बोलते हैं? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। 4,6 और क्या हो गया? 6,1। तो यहाँ पर डोमेन बताओ क्या होगा? अच्छा क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है ना। तो रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ आर बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। पीछे वाला क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो क्या क्या आया? 1 2 3। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग बेसिक सवाल को सॉल्व करते हैं। चलो एक इक्विवेलेंस रिलेशन वाला सवाल लेते हैं। चलिए हो गया। आइए, तो हमको लगता है कि अब बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी इस वीडियो में। ठीक है, तो इसको जल्दी से समाप्त करते हैं और समराइज करते हुए इसको। तो हम तो सोचे थे कि आज थोड़ा न्यूमेरिकल अच्छा क्वेश्चन अच्छा कर लेंगे इसके ऊपर पे, लेकिन इस आज का वीडियो में तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी हमको लगता है कि 35-40 मिनट से ऊपर हो गया होगा। तो फिर भी चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पर हम लोग इसका डिटेल क्वेश्चन देखेंगे बड़ा बड़ा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रखा है, चलो इसको भी मैं बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन पे। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा है इक्विवेलेंस क्लास पे कि लेट आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन in the set A equal to 0 1 2 3 4 5 given that R बराबर set of all AB such that 2 डिवाइड्स a माइनस बी। दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे 2 डिवाइड्स a माइनस बी। क्वेश्चन है राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। ठीक है, 0 का इक्विवेलेंस क्लास आपको पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान समझिए।
तो यहाँ पे आपका सवाल किससे रिलेटेड है? इक्विवेलेंस क्लास से है। आपको ये प्रूफ नहीं करना कि रिलेशन इक्विवेलेंट है कि नहीं है ना, आपको सिर्फ क्या बताना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो बताइए। अब हम क्या बताए थे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बराबर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एक्स जो कि क्या हो? एक्स रिलेटेड टू ए होना चाहिए। मतलब कि एक्स ए से रिलेटेड हो, ठीक है, कैसे रिलेशन में? इस तरह के रिलेशन में, तो क्या कहलाता है? ए का इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ऑफ ऑल एक्स जो किससे रिलेटेड हो? जीरो से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब एक बार बताओ कि यहाँ पर रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, जरा बताओ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी शुड बी डिविजिबल बाई टू, टू डिवाइड्स ए माइनस बी, है ना। इसका मतलब ए माइनस बी को क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई टू होना चाहिए। बात समझना, क्या बोल रहे हैं कि a अगर b से रिलेटेड है तो a माइनस बी को क्या होना चाहिए? 2 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब अगर x रिलेटेड टू जीरो है तो इसका मतलब x माइनस जीरो शुड बी डिविजिबल बाय किससे? 2 से, है ना। रिलेशन है तुम्हारे पास। हम क्या बोले कि a रिलेटेड टू b है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? a माइनस बी क्या होना चाहिए? 2 से डिविजन होना चाहिए, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो उसी तरह से अगर x रिलेटेड टू जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया? x माइनस जीरो शुड बी डिविजिबल बाय 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 से ही होना चाहिए। दूसरा 2 से क्यों होना चाहिए? क्योंकि 2 का ही रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब तुम ही बताओ x होना कहाँ से चाहिए? x इसी a से होना चाहिए। तो तुम बताओगे कि x क्या क्या रखें जो 2 से कट जाए, तुम ही बताओ। तो x का मान क्या क्या पॉसिबल है? देखो तो इसमें से जीरो में से जीरो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो बचेगा, तो जीरो क्या कट जाएगा। तो मेरी बात सुनो, क्या बोल रहे हैं? अगर x का मान हम जीरो ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? जीरो माइनस जीरो में क्या आ गया? जीरो आ गया। इसका मतलब जीरो तो 2 से कटता है, इसका मतलब हम x का मान जीरो ले सकते हैं। अगर x का मान सपोज करो कि हम 1 ले लेते हैं, मान लो 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस जीरो क्या हो जाएगा? 1 माइनस जीरो क्या हो जाएगा? 1। क्या 1 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा। इसका मतलब है कि x का मान हम 1 नहीं ले सकते। तो फिर क्या ले सकते हैं? तुम समझ गया होगा, 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस जीरो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, x का मान हम क्या ले सकते हैं? फिर से 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 माइनस जीरो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो कि 2 से क्या हो रहा है? कट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो x जो आया, क्या क्या आया? बोलो, 0 2 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? x क्या आया? x आया O का इक्विवेलेंस क्लास, O मतलब जीरो का इक्विवेलेंस क्लास। तुमसे पूछेगा कि जीरो का इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या हुआ, तो क्या क्या जवाब दोगे? 0 2 4। ठीक है, फिर तो आज भर हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक। इस वीडियो को हम यहीं पे अब कर रहे हैं। हमको पता है कि कुछ कुछ बच्चे को तो बहुत अच्छा लगा होगा, ज़्यादातर बच्चे को अच्छा लगा होगा। कुछ कुछ बच्चे जो उम्मीद कर रहे हैं कि सर भारी भारी क्वेश्चन बताएंगे आज पहला वीडियो में, उनको थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन उनको भी कम से कम इक्विवेलेंस क्लास तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो है अब उन्हीं के लिए ला रहे हैं डेडिकेटेड, क्योंकि हम अच्छा क्वेश्चन ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारा बच्चा जिनका कि थोड़ा वीक था, इस वीडियो को देखो, ताकि आप जब नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, जब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बात करेंगे 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए, तो आपके समझ में आएगा, ठीक है। और जो बच्चा को आता है वो थोड़ा सा तेजी से फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, थोड़ा समझ लो कि अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग के लिए यही बात है, आपका होमवर्क यही रहा कि आप लोग थोड़ा बहुत इसको, हम तो मेरा वीडियो तो देखिएगा ही, इसको शेयर भी कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमको और हौसला मिले आपके लिए अच्छा वीडियो लाने के लिए। और यही हम ख़त्म नहीं करेंगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हो उसके लिए हम अच्छा से, जैसे तो अभी मान लो कि क्लास 12th का चल रहा है, क्लास 12 खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम आपके लिए IIT का भी वीडियो लाएंगे कि IIT में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक टॉपिक से आपके लिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और चलिए तब ठीक है, बाय बाय।